नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस सीएससी में। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में और ये जानेंगे कि भारत का भूगोल जो है परीक्षा की दृष्टि से कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है। यानी हम लोग ये जानेंगे कि भारत के भूगोल को पढ़ते समय जो हमारी परीक्षाएं होती, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या फिर जो अन्य सिविल सर्विसेज जो राज्य के एग्जाम होते हैं यानी स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हो गए, जिसमें बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, ऐसे आयोगों द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका दायरा क्या होता है, यानी वो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो है कौन से टॉपिक्स जो है हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी हम लोग देखेंगे क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि हमें भूगोल, जो भारत का भूगोल है, उसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे देख लीजिए कि हमारे सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 18 तक, यानी कि जो मुख्यतः जो टॉपिक लिखे हुए हैं यही हमारे जो है भूगोल में देखा जाए इसी से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं। जैसे भारत का सामान्य परिचय हो गया, भारत का भौतिक विभाजन देखते हैं, भारत में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, प्रजाति और जनजातियां, आबोहवा तंत्र, जलवायु हो गया, मृदा हो गया, प्राकृतिक वनस्पति, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, खनिज संसाधन हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गई, उद्योग, परिवहन, पर्यटन और विविध। तो शुरू एक एक को हम लोग जानेंगे उसमें क्या क्या चीज पूछा जाता है। जैसे हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं भारत का सामान्य परिचय। तो इसमें देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल। जैसे भारत के क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना है, लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर के आसपास हमारा क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले इसमें देख लिया जाता है कि भारत में क्षेत्रफल कितना है भारत का। तो साथ साथ ये भी देखते हैं, तो एक तो हम लोग जो है इंडिया का देखते हैं और इंडिया की तुलना ये भी देखते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर जो है भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा कंट्री, आप जानते हैं वर्ल्ड लेवल के हिसाब से भारत 7th लार्जेस्ट कंट्री हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसे है। तो अक्षांशीय विस्तार का भी संदर्भ देख सकते हैं। एक तो हम लोग देखते हैं, जैसे आप जानते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, यानी कि एक तो हमारा अक्षांशीय विस्तार होगा आइलैंड के दृष्टि से देखेंगे, दूसरा हम लोग देखेंगे कि मुख्य भूमि से कितना विस्तृत है, यानी कि ये वाला पूरा अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। साथ साथ हम लोग जो है पूर्व से पश्चिम का भी अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। जैसे आप जानते हैं कि भारत के आइलैंड से देखा जाए 6 डिग्री 45 मिनट जो इंदिरा पॉइंट है, यहां से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का ये फैला हुआ है। वहीं बात देखा जाए मुख्य भूमि से लगभग 8 डिग्री 4 मिनट के आसपास है इसका, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से होकर जो है ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। वहीं पर अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम तक तो 68 डिग्री जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तृत है। तो ये हम लोग देखेंगे। साथ साथ जैसे कर्क रेखा, भारत की कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है हम लोग ये जानेंगे। तो भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और जो है त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार मानक समय आप जानते हैं 82 डिग्री जो है 82 डिग्री 30 मिनट हमारी मानक अक्षांश रेखा है, जो कि जो ग्रीन मीन टाइम से जो है 5.5 घंटे प्लस पे चलती है। इसी तरह सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, जैसे सीमावर्ती देशों के बारे में आप जानते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल, भूटान, म्यांमार और जो है बांग्लादेश हमारे सीमावर्ती जो कि हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। साथ साथ जो है श्रीलंका और मालदीव जैसे ऐसे देश हैं जो हमारे साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं। तो इस तरीके से हम भारत का सामान्य परिचय देखेंगे। वहीं भौतिक विभाजन में हम लोग देखेंगे भारत प्राकृतिक प्रदेशों के हिसाब से कैसे विभाजित है। आप जानते हैं भारत का प्राकृतिक विभाजन इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हो गया, ये मध्य में हम लोग मैदानी भाग देखते हैं, ये वाला पार्ट मरुस्थलीय पार्ट देखते हैं, ये वाला भाग हम लोग प्रायद्वीपीय भाग देखते हैं, इधर वाला हम लोग देखते हैं पश्चिमी तटीय भाग और इधर पूर्वी तटीय भाग और आइलैंड वाला पार्ट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं भारत का एक प्रादेशिक विभाजन है। पर्वतीय प्रदेश हम लोग देख लेते हैं। पर्वतीय प्रदेश के बारे में जैसे हिमालय के बारे में जानेंगे, हिमालय हो गया, प्रायद्वीप के जो पर्वतीय क्षेत्र उनके बारे में देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे एक काराकोरम श्रृंखला हो गई, ये लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, वराहत हिमालय हो गया। इसी प्रकार यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला देखेंगे और जो है
नॉर्थ ईस्ट की जो पहाड़ियां उनके बारे में जानेंगे, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सातमाला और ये जगह सतपुड़ा पहाड़ी हो गई, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र, इस प्रकार के जो पर्वतीय प्रदेश होंगे इनके बारे में जानेंगे। साथ साथ पहाड़ियां और चोटियां देखेंगे, जैसे आप देखते हैं छोटा नागपुर की सबसे जो ऊंची चोटी कौन सी है, वो पारसनाथ है। इसी प्रकार जो है घाटियों के बारे में जानेंगे, जैसे हिमालयी क्षेत्र में आपको कई सारी घाटियां देखने मिलेंगी, जैसे दून भी एक घाटी का ही उदाहरण है, इनके बारे में देखेंगे। दर्रे कौन कौन से हैं, जैसे आप जानते हैं जलेपला हो गया, बोमडीला हो गया, उसके अलावा देखते हैं कई सारे दर्रे जो है, जैसे सिपकीला दर्रा हो गया, मानाला हो गया, नीतीला हो गया, लिपुलेख, इस प्रकार दर्रे कहाँ पर स्थित, इनके बारे में भी हमें जानना होगा। साथ साथ हमारे यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ये कहाँ पर स्थित है, ऐसे भारत के किस क्षेत्र में ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, पिंडारी ग्लेशियर्स कहाँ है, नंदा देवी ग्लेशियर्स कहाँ है, ये सभी हम लोग जो है इन क्लासों में देखेंगे। मतलब ये हमारा सिलेबस का पार्ट हो जाता है। पठार हो गया और तटी भाग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। इसी तरह आगे देखेंगे तीसरे नंबर में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर 2019 को जो है भारत में 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जोड़े जाते हैं, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख था। तो इस समय क्या होता है, पहले भारत की जो राज्यों की संख्या 29 थी, जो घटकर 28 हो जाती है, और जो है यूटीज की संख्या जो है बढ़कर अभी देख रहे हैं 8 हो गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है दादर एंड नागर हवेली और दमन द्वीप को भी मिलाकर भी एक यूटी कर दिया गया, जो कि 26 जनवरी 2020 को किया गया था। इसी तरह भारत में कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, आप जानते हैं वैश्विक लेवल पर कई सारी प्रजातियां, जैसे भूमध्य सागरी हो गया, पोटो अट्राइड हो गया और मंगोलियाड हो गया, इस प्रकार की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे कि भारत में कौन कौन से भाग में कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती हैं। फिर साथ साथ देखेंगे जनजातियां, भारत में कौन कौन सी जनजातियां, आप जानते हैं भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति, इसी प्रकार गोंड जनजाति हो गया। तो इस प्रकार हम विभिन्न स्टेट्स में देखेंगे कहां पर सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं और ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट है, जैसे सर्वाधिक संख्या में पीजीवीटीज जो कहां पर पाई जाती है, तो क्या गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे अफवाह तंत्र के बारे में। तो अफवाह तंत्र क्या होते हैं, जैसे हिमालय का अफवाह तंत्र, हिमालय में आप जान लेंगे सिंधु नदी का अफवाह तंत्र हो जाएगा, फिर उसके साथ ब्रह्मपुत्र का नदी का अफवाह तंत्र हो गया, गंगा नदी का अफवाह तंत्र हो गया। इसी प्रकार प्रायद्वीप नदी में आप देखेंगे, प्रायद्वीप नदी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और जैसी नदियां, नर्मदा नदी, कौन सी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, कौन सी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, आखिर पश्चिम की ओर क्यों प्रवाहित होती हैं, तो ये सारी चीजें भी इसी सिलेबस के अंतर्गत ही आता है। साथ साथ कौन कौन सी झीलें भारत में पाई जाती है, जैसे चिल्का लेक जानते हैं, लोकटक झील हो गया, केबुल लामजाओ पार्क लोकटक झील के पास स्थित है, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जलप्रपात, भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन से जलप्रपात पाए जाते हैं उनको भी देखना है, जैसे हुंडरू जलप्रपात कहाँ पर है, जोग जलप्रपात कहाँ, ये भी जो है परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तटी नगर कौन कौन से हैं, इनको भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ साथ आगे देखेंगे भारत की जलवायु के बारे में। जैसे भारत में जलवायु आप जानते हैं मानसूनी प्रकार की जलवायु, इसमें भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है जून से लेकर जो है अक्टूबर तक हमारी जो जलवायु होती है वो मानसूनी प्रकार की जलवायु में आप देखेंगे साउथ वेस्ट मानसून आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या होता है, मानसून का प्रत्यावर्तन होता है और ये जलवायु जो है नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिससे हमारी शीतकालीन वर्षा होती है। इसके बारे में देखेंगे भारत में कौन कौन सी पवनें हैं, स्थानीय पवनें कौन कौन सी बहती है, जैसे आप लू को जानते हैं, ये भी स्थानीय पवन है। भारत में वर्षा का प्रतिरूप कैसा है, यानी वर्षा का वितरण किस प्रकार से इसमें है, कहाँ पर ज्यादा वर्षा होती है, कहाँ पर कम वर्षा होती है, इससे संबंधित भी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे जलवायु में आप देखेंगे IT सीजेड क्या होता है, आर्द्रता क्या होती है, ये सारी चीजें भी जलवायु के अंदर ही कवर होती हैं। मिट्टियां, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, यानी मिट्टी संबंधी जो वितरण में भारत में कैसा है, इसको भी हमारे सिलेबस में जानना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये भी पार्ट महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे मृदा में आप जानते हैं जलोढ़ मृदा होती है, काली मृदा हो गई, उसके अलावा आप जानते हैं लेटराइट मृदा हो जाती है, लाल पीली मृदा हो गई, मरसली मृदा, पर्वतीय मृदा और जो है लवड़ी मृदा, इस प्रकार की मृदाएं होती हैं। प्राकृतिक वनस्पति,
प्राकृतिक वनस्पति भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे रोजवुड, इस प्रकार की जो वनस्पतियां हो गई, सदाबहार वनस्पतियां कहाँ पाई जाती हैं, मतलब ऊंचाई के साथ वनस्पतियों में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, क्योंकि वनस्पति का वितरण भी भारत में बहुत ही विविधतापूर्ण है। सिंचाई और नहरें, तो भारत में ये भी देखना है कि सिंचाई और नहरों का तंत्र कितना बड़ा है, कौन सी मतलब किस जगह पे ज्यादा सिंचाई तंत्र पाया जाता है, और भारत की सबसे बड़ी नहरें कौन सी, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल आप जानते हैं, जो कि हरिके बैराज से निकल जो है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों को लाभान्वित करती है। भारत में नहरों का जाल कैसा है, नहरों का जाल सर्वाधिक किस प्रदेश में पाया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में बनते रहे हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, ऐसी परियोजना जो अनेक उद्देश्यों से परिचालित होती है वो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होती है। वो कौन कौन सी नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, जैसे आप जानते हैं कि जैसे टेनेसी नदी घाटी के तर्ज पर जो है भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना हो गई। सरदार सरोवर बांध आप जानते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को लाभान्वित कर रही। टिहरी बांध परियोजना हो गया। इसी प्रकार अन्य कई सारी जो परियोजनाएं हैं जो भारत में संचालित हो रही हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को जानना जरूरी हो जाता है। आगे देखेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। तो बात करी जाए एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कि भारत में अभी जानते ही कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति, जो कि जो है 1967 और 68 के समय में हुई थी, और इससे भारत के खाद्यान्न क्षेत्र में एक अप्रत्याशित वृद्धि होती है। तो इसके बारे में हमें जानना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए कौन कौन से तत्व थे, यानी कैसे कैसे हमारे यहाँ नहरों का विस्तार हुआ, इसके बारे में हमें कृषि के अंतर्गत जानना है। तो एग्रीकल्चर टॉपिक में हम लोग देखेंगे खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे उसमें हम लोग जानते हैं गेहूं, चावल जैसी फसलें खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत आती है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है, कौन कौन सी हमें मृदा चाहिए, इसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। यानी कि हमें हमारे सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि खाद्यान्न फसलों के लिए कौन कौन सी जो है भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है, इसको भी पढ़ना है। इसी प्रकार नकदी फसलों के संदर्भ में भी देखते हैं नकदी फसलें क्या होती हैं, जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, कॉफी हो गई, चाय हो गई, रबड़ हो गई, ऐसी फसलें जो है नकदी फसलों के अंतर्गत आती हैं, और इनको भी हमारे टॉपिक के अंतर्गत देखा जाता है, क्योंकि इससे भी जो है कई क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। झूम कृषि और या झूम कृषि जैसी अन्य कई कृषियां हैं जो भारत में होती रहती हैं, यानी कि जो है जंगलों को साफ करने वाली ऐसी कृषि भारत के कई सारे भागों में होती रहती है। वहां पर इसे किन किन नामों से जाना जाता है, इसको भी हमें देखना है। पशुपालन भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है आप जानते हैं कि जो है अभी हाल ही में हुई पशुपालन की जो पशु संबंधी गणना हुई थी, उसमें जानते हैं लगभग जो है 535 मिलियन के आसपास लगभग 53 करोड़ जो है पशु की आबादी हमारे देश में पाई जाती है। तो इस हिसाब से देख सकते हैं पशुपालन हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि भारत जो है विश्व में प्रथम नंबर पर है दुग्ध उत्पादन में। ऐसे भारत जो है ऐसे भारत ऊन के उत्पादन में किस नंबर पे है, इस तरीके की चीजें भी आपको पशुपालन से संबंधित आपको देखने को मिलेंगी। खनिज संसाधन में देखते हैं कि भारत में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं, वो किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसको भी हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। यानी भारत की खनिज संबंधी बेल्ट कहाँ पर हैं, कहाँ पर ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, कोयला कहाँ पर पाया जाता है, लोहा कहाँ पर पाया जाता है, मैग्नीज कहाँ पर पाया जाता है, और जो है ऐसे अन्य कई जैसे बॉक्साइट कहाँ पाते हैं, ऐसे अन्य कई सारे खनिज हैं, उनके बारे में हम खनिज संसाधन के अंतर्गत ही देखेंगे। जैसे हम लोग और भी जैसे क्रूड ऑयल कहाँ पर मिलता है, नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, ये सभी हम लोग खनिज संसाधन के अंदर ही कवर करते हैं, और ये भी सिलेबस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। विद्युत ऊर्जा भी जो है ज्योग्राफी के सिलेबस में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। जैसे इसके लिए क्या होता है कि जैसे आप समझ सकते हो कि एनटीपीसी के प्लांट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, तो एनटीपीसी के प्लांट लगे हुए हैं, आखिर वहां पर क्यों लगे हुए, इसकी लोकेशन ये क्यों डिसाइड करी गई, हाइड्रो पावर प्लांट्स कहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में, ये भी ज्योग्राफी के अंतर्गत ही कवर होता है। अभी रिसेंट में आप जानते हैं न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भी बहुत ज्यादा महत्व पड़ा है। इस हिसाब से अभी देख लेते हैं हाल में जैसे सोलर एनर्जी संबंधी कई सारे प्लांट लगते हैं, पवन एनर्जी यानी जो विद्युत उत्पादन करने वाली कई सारी इकाइयां हैं, उनके बारे में भी हमें थोड़ा थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है।
उद्योग की बात करी जाए, उद्योग के लोकेशंस के बारे में पूछा जाता है, कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित। जैसे आप जानते हैं कि दुर्गापुर जो है इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। इससे संबंधित जो ज्योग्राफिकल तथ्य होते हैं उनको भी जानना होता है। जैसे जमशेदपुर जो है वहां पर क्यों स्थित है, वहां कौन कौन सी नदी बहती है, कौन से मार्ग पर स्थित है, उसके लिए नियरेस्ट कोयले का संसाधन कहाँ से प्राप्त होता है, उसे लोहा कहाँ से प्राप्त होता है। ये सभी जो है उद्योग टॉपिक में हम लोग इसको कवर करते हैं और जो है ये भी हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है। इसी प्रकार परिवहन देखते हैं। जैसे आप जानते हैं भारत में परिवहन की इकाइयों के रूप में रेल हो गया, रोड हो गया, उसके अलावा जो है वायु परिवहन हो गया। अभी आप रिसेंट में देख रहे हैं कि जल परिवहन की महत्ता भी बढ़ी हुई है, यानी आंतरिक जो जल परिवहन है उस पर भी जो है सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी से आप देखेंगे कि इनलैंड वाटरवेज के बारे में भी भारत में आजकल बात की जा रही है। तो पहला इनलैंड वाटरवेज आप जानते हैं प्रयागराज से लेकर जो है हुगली तक फैला हुआ है। इसी प्रकार दूसरा जानते हैं सादिया से ढुबरी तक फैला हुआ है। इस प्रकार से इनलैंड वाटरवेज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये भी एक परिवहन का ही साधन है। अभी आप जानते हैं नेशनल रोपवे पॉलिसी आई है, जिसमें जो है कई पर्वतीय क्षेत्र पर जो है जहां पर जो है परिवहन के रूप में जो है रोपवे का यूज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी जो रोपवे लगाया जा रहा है वाराणसी में, तो ये सब जो है परिवहन के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे पर्यटन, जो कि पर्यटन आप जानते हैं रोजगार का हो या फिर अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। तो भारत में आप जानते हैं कई सारे धार्मिक स्थल हो या फिर पर्वतीय पर्यटन संबंधी कई सारे जो है हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जिसका निष्कर्षण करके जो है एक बड़ी मात्रा में आप जो है अर्थव्यवस्था को बूस्ट कर सकते हो। तो इससे संबंधित कहाँ कहाँ पर जो है पर्यटन संबंधी स्थल है, इनको भी जानना हमारे ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि जो हमारी परीक्षा के लिए एक सिलेबस के रूप में है। इसी प्रकार विविध टॉपिक में आप देखेंगे सेंसस संबंधी हो या फिर ऐसा अन्य कोई टॉपिक जो इन सब में कवर नहीं किया जाता है, वो मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आई होप आपको जो है ये इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए ये जो टॉपिक्स हमने अभी आपको बताए हैं इसकी क्लास मतलब हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सक्सेस सीएससी के ही आप एक प्लेलिस्ट आप देखेंगे, प्लेलिस्ट हो गया इंडियन ज्योग्राफी के नाम से। इंडियन ज्योग्राफी के नाम से हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट को अपलोड कर दिया है। आप इसे जाइए देखिए, इसमें आपको ज्योग्राफी संबंधी जो भी आपको ये सभी टॉपिक्स हैं आपको देखने को मिलेगा। जो कुछ टॉपिक अपलोड नहीं किए गए हैं उनको भी हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे, आप इसको जरूर देखिए। इससे आपकी जो परीक्षा संबंधी आपको सही रणनीति मिलेगी और किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं परीक्षा में वो भी आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ साथ शेयर करना ना भूलें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।